arpanews.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान 1857 से 1947 ईस्वी तक। भूमिका। 1857 ईस्वी का विप्लव। पहला, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार। दूसरा, सामंतों की पदच्युति, नवीन भूमि बंदोबस्त और राजस्व व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष, भ्रष्ट शासन। तीसरा, अंग्रेजों के असामाजिक क्रूर कृत्य, अंग्रेजी वस्तुओं का व्यापार, सामाजिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप और जाति भेद की नीति। चौथा, भारतीयों का अत्यधिक आर्थिक शोषण, अंग्रेजों की दूषित औद्योगिक नीति, कृषि एवं उद्योगों के मध्य असंतुलन, लगान वृद्धि, अत्यधिक कर, आज्ञा पत्रों की मांग और कर मुक्त भूमि की जब्ती, अपहत राज्यों का शासन प्रबंध में परिवर्तन। पांचवा, ईसाई धर्म एवं संस्कृति का प्रचार व ईसाइयों को अत्यधिक सुविधाएं व सुरक्षा प्रदान करना तथा धार्मिक अनुदान की समाप्ति। छठवां, ललित व लोक कलाओं का विनाश। सातवां, सेना में भेदभाव, अनेक नए सैन्य नियम, सैन्य अनुशासन में शिथिलता। आठवां, गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों का उपयोग आदि राजनीतिक, प्रशासकीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सैनिक और तात्कालिक कारणों से हुआ और जिसके सही स्वरूप पर आज भी मतभेद है। भारतीय इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना था। इस पुनीत कार्य में सैनिक, सामंत, राजा, नवाब, हिंदू तथा मुसलमानों ने भाग लिया। इस विप्लव की सबसे मुख्य बात यह थी कि इस विप्लव में हिंदू एवं मुसलमानों ने एक दूसरे का मिलकर साथ दिया था, पर विप्लवकारियों में विचारों और कार्यक्रमों की एक रूपता, एकता का अभाव, अधिकांश शिक्षित वर्ग की उदासीनता, नेताओं की आपसी ईर्ष्या, अनुशासन एवं केंद्रीय नियंत्रण का अभाव आदि कारणों से विप्लव असफल हो गया। असफलता के बावजूद भी इसके दूरगामी परिणाम निकले। 1857 ईस्वी की क्रांति में छत्तीसगढ़ का योगदान। प्रस्तावना। 1854 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। यह क्षेत्र शांतिमय था, किंतु कुछ समय बाद ब्रिटिश अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण यह शांतिमय क्षेत्र भी आंदोलित हो उठा। जब देश में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी का विद्रोह आरंभ हुआ तो छत्तीसगढ़ भी इस विद्रोह की घटना से प्रभावित हुआ तथा यहाँ के वीर युवकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा तथा अपने प्राणों की आहुति भी दी। यद्यपि यहाँ विद्रोह संगठित नहीं रहा, तथापि यहाँ के वीर युवकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिस साहस का परिचय दिया वह प्रशंसनीय है। 1857 ईस्वी की क्रांति में छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तियों एवं उनके कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है। पहला, नारायण सिंह एवं उनके कार्य। वीर नारायण सिंह बिंझवार राजपूत थे तथा इनके पिता राम राय थे। राम राय की मृत्यु के बाद 35 वर्ष की आयु में 1830 ईस्वी में वीर नारायण सिंह सोना खान का जमींदार बना। अंग्रेज सोना खान जमींदारी से विशेष रूप से चिढ़ते थे एवं दुराग्रह तथा ईर्ष्या की भावना रखते थे। इस समय छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट थे। सोना खान के वीर नारायण सिंह का विद्रोह। सोना खान की जमींदारी में 1856 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। लोगों की जान की रक्षा के लिए यहाँ के जमींदार वीर नारायण सिंह ने कसडोल के एक व्यापारी माखन के गोदाम का अनाज अपनी भूखी प्रजा को बांट दिया। उन्होंने अपने इस कृत्य की सूचना रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को दी।
अंग्रेजों द्वारा जमींदार के इस कृत्य को कानून विरोधी समझा गया। वास्तव में जनता की दयनीय स्थिति और शासन की निष्क्रियतावश नारायण सिंह ने ऐसा साहसिक कदम मानवीय दृष्टिकोण से उठाया था, किंतु तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने अपने शासकीय बयान में इस घटना का विवरण तोड़ मरोड़ कर दिया था। डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट ने इस स्थिति पर सावधानी या सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। उसने तत्काल रायपुर से कटक तक सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नारायण सिंह को गिरफ्तार कर रायपुर लाने का आदेश दिया और जमींदार के मकान में पुलिस भेज दी। 24 अक्टूबर 1856 ईस्वी को बड़ी मुश्किल एवं कठिनाई के बाद वीर नारायण सिंह गिरफ्तार कर रायपुर जेल में डाल दिए गए। वास्तव में वीर नारायण सिंह की राजनीतिक चेतना अंग्रेज अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे उसे एक चुनौती के रूप में देखने लगे थे और यही उसके प्रति अंग्रेजों की ईर्ष्या का मूल कारण बन गई। दूसरा कारण यह था कि सोना खान की जमींदारी कर मुक्त थी तथा अंग्रेजी कोष में तकोली नहीं भेजती थी। वीर नारायण सिंह द्वारा जेल से पलायन और अंग्रेजों से युद्ध पूरे 10 माह 4 दिन जेल में रहने के पश्चात 28 अगस्त 1857 ईस्वी को वीर नारायण सिंह जेल से भाग निकले। ऐसा कहा जाता है कि वीर नारायण सिंह रायपुर स्थित सेना के सहयोग से जेल से भाग निकलने में सफल हुए, क्योंकि सैनिक उनके मालवीय मूल्यों से प्रभावित थे। जेल से भागने के पश्चात नारायण सिंह सोना खान पहुंचे और वहां उन्होंने अपने नेतृत्व में 500 सैनिकों की एक सेना संगठित की। वीर नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने की सूचना पाकर डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट बड़े चिंतित हुए। अतः उन्होंने अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी स्मिथ के नेतृत्व में सोना खान के लिए रवाना की। स्मिथ ने मार्ग में अन्य जमींदारों से सहयोग लिया। 29 नवंबर को वह खरौद से सोना खान के लिए रवाना हुआ। कुछ सेना उसने बिलासपुर छावनी से बुलवाई थी। देवरी का जमींदार, जो वीर नारायण सिंह का रिश्ते में चाचा था, वह स्मिथ का पथ प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि उसकी नारायण सिंह से शत्रुता थी। दिसंबर को स्मिथ ने देवरी से सोना खान प्रस्थान किया। सोना खान से कुछ ही दूर नाले के समीप वीर नारायण सिंह ने स्मिथ की सेना पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ, पर स्मिथ को भटगांव, बिलाईगढ़ और देवरी के जमींदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। फलस्वरूप वीर नारायण सिंह पीछे हटने के लिए विवश हुए। दोपहर को स्मिथ ने सोना खान में घुसकर खाली गांव में आग लगा दी। 2 दिसंबर को कटंगी की फौज स्मिथ से जा मिली। दोपहर बाद स्मिथ उस पहाड़ी की ओर बढ़ा जहां वीर नारायण सिंह अपनी सेना के साथ तैयार थे। स्मिथ की विशाल सेना ने उक्त पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। अंत में वीर नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और पुनः उन्हें रायपुर जेल में डाल दिया गया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकॉर्ड्स पत्र क्रमांक 286 दिनांक 10 दिसंबर 1857 ईस्वी के अनुसार नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को जय स्तंभ चौक पर प्राण दंड दिया गया एवं सोना खान की जमींदारी को डिप्टी कमिश्नर द्वारा खालसा ताल्लुक में बदलने की अनुमति दे दी गई। वीर नारायण सिंह को सजा वर्तमान जय स्तंभ चौक में तोप से उड़ाकर दी गई। इस प्रकार देश के स्वाधीनता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का यह प्रथम सेनानी वीर नारायण सिंह शहीद हो गया। जय स्तंभ चौक आज भी शहीद वीर नारायण सिंह का यशगान करते हुए स्थित है। नारायण सिंह के बाद सोना खान। गोविंद सिंह और अंग्रेज। वीर नारायण सिंह के बलिदान के बाद उनके पुत्र गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर नागपुर जेल भेज दिया गया, किंतु 1860 ईस्वी में उसे रिहा कर दिया गया। सोना खान वापसी पर उसने पाया कि देवरी के जमींदार उसके चाचा महाराज साय ने उसकी जमींदारी पर कब्जा कर लिया है। ऐसा संभवतः उसने अंग्रेजों की सहमति पर किया था। सोना खान की जमींदारी शायद पुरस्कार स्वरूप उसे अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई थी, क्योंकि उसने वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी में अंग्रेजों की सहायता की थी। इसी बीच 31 अक्टूबर 1854 ईस्वी को सुरेंद्र साय, जो कि संबलपुर के विद्रोही जमींदार थे,
हजारीबाग जेल से भाग निकले और पुनः अंग्रेजों से लोहा लेते हुए रायपुर पहुंचे। विद्रोही गोविंद सिंह ने उनके सहयोग से देवरी के जमींदार पर आक्रमण कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके विश्वासघात का बदला ले लिया। उसके पश्चात गोविंद सिंह सुरेंद्र साय के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए निकल पड़े। सुरेंद्र साय और गोविंद सिंह ने मिलकर रायपुर से बस्तर की सीमा तक अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। अंग्रेजों ने इनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया। 23 जनवरी 1864 ईस्वी को सुरेंद्र साय अचानक घिर गए और उन्हें पकड़कर उनके साथियों के साथ असीरगढ़ के किले में कैद कर दिया गया, जहां उन्हें मृत्यु पर्यंत यातनाएं दी जाती रहीं। गोविंद सिंह ने शायद बाद में अंग्रेजों से संधि कर ली, क्योंकि अब विद्रोह की आग शांत हो चुकी थी। सुरेंद्र साय अंधे हो चुके थे। 28 फरवरी 1884 ईस्वी को प्रातः 10 बजे असीरगढ़ के किले में उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक और सितारा डूब गया। दूसरा, रायपुर में सैन्य विद्रोह, हनुमान सिंह की वीरता। 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को वीर नारायण सिंह की शहादत के बाद 10 जनवरी 1858 ईस्वी तक अंचल में घोर अशांति बनी रही। नारायण सिंह को फांसी देने की घटना से छत्तीसगढ़ में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी थी। 18 जनवरी 1858 ईस्वी की रात्रि 7:30 पर तीसरी सेना के मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने तीसरी टुकड़ी के सार्जेंट मेजर सिडवेल के घर में घुसकर हत्या कर दी। इस घटना से रायपुर में विद्रोह का शुभारंभ हुआ। हनुमान सिंह ने पुलिस शिविर के सिपाहियों को संबोधित करते हुए उन्हें इस विद्रोह में भाग लेने का आह्वान किया। लेफ्टिनेंट CBL स्मिथ ने विद्रोहियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। रात्रि 12 बजे तक गोलाबारी के पश्चात ही विद्रोह शांत हो सका। विद्रोही सिपाहियों की संख्या 17 बताई गई। वास्तव में ये गिरफ्तार सिपाहियों की संख्या थी। उन 17 गिरफ्तार पर मुकदमा चला और वे अपराधी सिद्ध हुए। उन्हें 22 जनवरी 1858 ईस्वी को सुबह पूरी सेना के सामने फांसी दे दी गई। इस गदर में अंचल के 17 लोग शहीद हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला, हवलदार गाजी खां। दूसरा, गोलंदाज शिवनारायण। तीसरा, गोलंदाज गुलीन। चौथा, गोलंदाज अब्दुल हमाद। पांचवा, गोलंदाज पन्नालाल। छठवां, गोलंदाज मातादीन। सातवां, गोलंदाज बलीहू। आठवां, गोलंदाज ठाकुर सिंह। नौवां, गोलंदाज अकबर हुसैन। 10वां, गोलंदाज लाल सिंह। 11वां, गोलंदाज परमानंद। 12वां, गोलंदाज बदलू। 13वां, गोलंदाज दुर्गा प्रसाद। 14वां, गोलंदाज शोभाराम। 15वां, गोलंदाज नूर मोहम्मद। 16वां, गोलंदाज देवदीन। और 17वां, गोलंदाज शिव गोविंद। फांसी देने के साथ साथ इनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। इस विद्रोह में सभी जाति और धर्म के लोग शामिल थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि अंचल में राष्ट्रीय हित की भावना सर्वोपरि थी। हनुमान सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। घटना के बाद वे फरार हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने का अथक प्रयास किया, पर उन्होंने कभी भी गिरफ्तार ना कर सके। हनुमान सिंह को पकड़ने के लिए सरकार की ओर से 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। विद्रोह के समय हनुमान सिंह की आयु 35 वर्ष की थी। वह राजपूत जाति का था। वह तंदुरुस्त, अच्छी काठी और रोबदार मूंछों वाला व्यक्ति था। वह बैसवारा का रहने वाला शांत प्रवृत्ति का युवक था। उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। हनुमान सिंह के फरार होने के बाद में उनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हनुमान सिंह के विद्रोह करने के मूल में क्या था, यह स्पष्ट नहीं है, किंतु निश्चित ही वह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक असफल प्रयास था। यदि इनके द्वारा किए गए विद्रोह को कुशल नेतृत्व प्राप्त हुआ होता तो यहाँ भी कुछ ऐसी घटना होती जो इतिहास में अमर हो जाती। इस प्रकार श्री हनुमान सिंह का प्रयास यद्यपि असफल कर दिया गया, तथापि उनके कृत्य अत्यंत प्रेरणास्पद हैं, जिसने अंचल में विद्रोह की चिंगारी उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उदयपुर का विद्रोह। सरगुजा राज परिवार की एक शाखा उदयपुर में राज्य कर रही थी।
यहाँ 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण काल में कल्याण सिंह राजा थे। 1852 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ के राजा और उसके भाई पर मानव हत्या का आरोप लगाकर कैद कर लिया तथा रियासत अपने अधिकार में ले लिया था। 1857 के विद्रोह के समय उदयपुर के राजा अपने दोनों भाइयों के साथ उदयपुर पहुंचे। 1858 ईस्वी में इन्होंने सैनिक संगठन के साथ विद्रोह किया और कुछ समय के लिए अपना राज्य स्थापित कर लिया, किंतु सरगुजा की राजा की सहायता से इनके दोनों राजकुमार भाइयों को 1859 में गिरफ्तार कर आजन्म काला पानी का दंड देकर अंडमान भेज दिया गया। उदयपुर की रियासत को सरगुजा महाराज के भाई बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह देव को विद्रोह दबाने में योगदान देने के उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने 1890 ईस्वी में दे दिया। निष्कर्ष: इस प्रकार 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता के इस प्रथम महासमर को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अंग्रेज दबाने में सफल हुए। इस महासमर में कई राजाओं, सैनिकों, जमींदारों तथा नागरिकों ने भाग लिया, किंतु अन्य राजाओं एवं जमींदारों के सहयोग से इसे बड़ी क्रूरता एवं निर्दयता से दबा दिया गया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का आविर्भाव। भारतवर्ष में जिन कारणों के फलस्वरूप राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ भी प्रभावित हुए बिना ना रह सका। यहाँ भी असंतोष के स्वर मुखरित हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार यह क्षेत्र भी देश की मुख्य धारा से जुड़ा रहा। यहाँ के लोग अशिक्षित, पिछड़ा एवं शेष राष्ट्र से अलग थलग होने के बावजूद भी राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की। यहाँ सभी वर्ग के लोगों ने, जिसमें मजदूर, किसान, जनजातियाँ, व्यापारी, शिक्षित, धनाढ्य महिलाओं आदि ने समान रूप से भाग लिया। यहाँ सर्वप्रथम किसानों ने ही अंग्रेजी हुकूमत की गलत नीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बुद्धिजीवियों ने जागृति लाने के लिए टाउन स्कूलों में निबंध लेखन, वाद विवाद समिति 1857 ईस्वी, वैज्ञानिक तथा साहित्यिक समिति रायपुर 1857 ईस्वी, रीडिंग क्लब रायपुर, मालिनी रीडिंग क्लब रायपुर, कवि समाज राजिम 1857 ईस्वी आदि की स्थापना की। इन संस्थाओं के माध्यम से इस अंचल में जन जागृति हेतु वातावरण निर्मित हुआ। कांग्रेस की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ की राष्ट्रवादी गतिविधियां कांग्रेस से जुड़ गईं और आगे चलकर इसी से प्रेरित होकर संगठित होती रहीं। संभवतः छत्तीसगढ़ के निवासियों का कांग्रेस से संबंध 1891 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में यहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस की गतिविधियों का छत्तीसगढ़ में सीधा प्रभाव 1905 ईस्वी नागपुर में आयोजित प्रथम प्रांतीय राजनीतिक परिषद के माध्यम से हुआ। 1906 ईस्वी में द्वितीय प्रांतीय राजनीतिक परिषद का आयोजन जबलपुर में हुआ। इसमें दादा साहब खापर्डे का स्वदेशी आंदोलन विषयक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसी समय रायपुर में कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई। इसकी स्थापना में बैरिस्टर C.M. ठक्कर का योगदान महत्वपूर्ण था। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता एवं अग्रदूत पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। उन्होंने इस अंचल में सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किया। वे राजिम के निकट चमसूर गांव के रहने वाले थे। इसके बावजूद उन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। वे 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने एवं आजीवन कांग्रेस से जुड़े रहे। 1906 ईस्वी में उन्होंने समित्र मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधारों के साथ साथ लोगों में राष्ट्रीय जागृति का विकास करना था। 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। वे हमेशा स्वदेशी आंदोलन के समर्थक बने रहे। उन्होंने खादी आश्रमों की स्थापना की, जिसके संचालन हेतु उन्हें आर्थिक कठिनाइयां उठानी पड़ी। इसकी भरपाई हेतु उन्हें एवं श्री मेघावाले को अपना अपना पैतृक गांव बेचना पड़ा। यह बात उनकी अनुपम देशभक्ति की भावना को स्पष्ट करती है। पंडित शर्मा अपने लेखन के द्वारा भी जन जागृति का कार्य करते रहे। इनके कार्यों में संस्कृत पाठशाला की स्थापना, राजिम में अछूतोद्धार हेतु रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना, गौवध विरोध मंदिरों में हरिजन प्रवेश
एवं विभिन्न अवसरों पर सत्याग्रह का संचालन शामिल है। कंडेल सत्याग्रह का संचालन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने स्वयं किया। समाचार पत्रों की भूमिका। छत्तीसगढ़ में भी समाचार पत्र जन जागृति के माध्यम बने। 1900 ईस्वी में सप्रे जी द्वारा आरंभ छत्तीसगढ़ मित्र, 1900 से 1903 ईस्वी तक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की सरस्वती, 1900 ईस्वी, सप्रे जी का हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली 1905 ईस्वी एवं हिंद केसरी 1907 ईस्वी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का अरुणोदय 1992 से 1922 ईस्वी, पंडित शर्मा का कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र जेल पत्रिका 1992 से 1922 ईस्वी तक, रायपुर कमेटी की कांग्रेस पत्रिका 1937 ईस्वी आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। किंतु सबसे अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद पत्र सप्रे जी का हिंद केसरी था। जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर, जिसके संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे, ने भी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान होने वाली घटनाओं को बड़ी रोचकता के साथ प्रकाशित किया। रायपुर एवं बिलासपुर के जिला परिषदों ने क्रमशः उत्थान 1935 से 1937 ईस्वी एवं विकास 1920 से 1930 ईस्वी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिसमें लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास होता रहा। सूरत विभाजन और छत्तीसगढ़। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस दो दलों गरम व नरम दल में विभाजित हो गया। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा। यहाँ के अधिकांश लोग बाल गंगाधर तिलक और नरम दल के समर्थक थे। 1907 ईस्वी में रायपुर के टाउन हॉल में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। यह अखिल भारतीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के पश्चात 29 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा की जानी थी। इसमें सूरत के सम्मेलन की प्रतिक्रिया देखी गई और जिस प्रकार देश में कांग्रेस के दो भाग हुए थे, यहाँ रायपुर जिला कांग्रेस भी दो दलों नरम एवं गरम में विभक्त हो गया। गरम दल के सक्रिय सदस्य दादा साहब खापर्डे, माधवराव सप्रे, डॉक्टर मुंजे आदि थे, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर मघोलकर नरम दल के समर्थक थे। राजनांदगांव में जागृति। ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव में राष्ट्रीय जागृति के अग्रदूत बने। इस कार्य में उनके अनेक सहयोगी थे, जैसे शिवलाल मास्टर और शंकर खरे आदि। ये सभी लोग खादी का प्रचार प्रसार करते रहे। 1909 ईस्वी में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की, जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। वे अपने अन्य साथियों श्री छविराम चौबे और गज्जूलाल शर्मा के साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन का पुख्ता बनाते रहे। धमतरी में जागृति। छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह का आरंभ तथा इसके माध्यम से समस्त राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का श्रेय धमतरी के कंडेल ग्राम को है। इस गांव के मालगुजार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय आंदोलन में धमतरी का सफल प्रतिनिधित्व किया। धमतरी के अन्य राष्ट्रवादियों में बाबू छोटेलाल, नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप आदि प्रमुख थे। इस क्षेत्र में सिहावा, माडमसिल्ली, रुद्री, नवागांव में जंगल सत्याग्रह हुए। कंडेल सत्याग्रह के अवसर पर गांधी जी 21 दिसंबर 1920 ईस्वी को धमतरी पहुंचे थे। ये सदैव यहाँ के लिए गौरव की बात रहेगी। बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय जागृति। बिलासपुर जिले राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत ई राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री और बैरिस्टर छेदीलाल सिंह थे। राघवेंद्र ने 1907 ईस्वी में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वे अपने विचारों से तिलक के करीब थे। वे बिलासपुर म्यूनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे बिलासपुर जिला परिषद के सचिव भी निर्वाचित हुए। उन्होंने इन दोनों संस्थाओं का उपयोग राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार हेतु किया। इन दोनों संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया तथा तिलक और गांधी जयंती की छुट्टियां घोषित की गई। स्वायत्त संस्थाओं की इमारतों पर अब राष्ट्रीय झंडा लहराने लगा।
स्कूल में वंदे मातरम का गीत गाया जाने लगा। 1902 ईस्वी में बिलासपुर में जिला कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुंजे ने की। सभा में ई राघवेंद्र का प्रभावी भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कटु निंदा की। गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में यहाँ के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। क्रांति कुमार भारती ने भी यहाँ के लोगों को बहुत प्रभावित किया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।